नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान का जो सिलेबस बदला हुआ है मेंस का। अभी कुछ दिन पहले ही ये नोटिफिकेशन में आया। इनके सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया गया है। तो नए सिलेबस में क्या क्या चीजें रखी गई हैं, जो भी विद्यार्थी मेंस दे रहे हैं इस बार, या जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं RAS की, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, तो उनको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए, क्या क्या बदलाव आया है, और कौन कौन से टॉपिक इसमें रखे गए हैं विशेष रूप से, और किस पर कैसे फोकस करना है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये वाली जो क्लास होगी वो पूरी तरह से आपके सिलेबस डिस्कशन पर आधारित होगी। जो मेंस का है, RAS मेंस का सिलेबस है, उसके डिस्कशन पर आधारित है, नंबर एक। और दूसरी बात कि इसके बाद में थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस बदले हुए प्रारूप में पढ़ाई कैसे करें, अध्ययन कैसे करें, इसको भी समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। RAS RTS सामान्य अध्ययन भूगोल का मुख्य परीक्षा नवीन पाठ्यक्रम, न्यू सिलेबस। तो इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, जो भूगोल विषय है ना, तो भूगोल विषय को राजस्थान में 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक को कहा गया है विश्व का भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी। दूसरे को कहा गया है भारत का भूगोल, और तीसरे को कहा गया है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। जब आप परीक्षा के पैटर्न को समझेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स यानी कि पिछले वर्षों जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, प्रारंभिक परीक्षा में राजस्थान से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। नंबर 1, नंबर 2 पे भारत के सवाल आते हैं, और नंबर 3 पर विश्व के सवाल आते हैं, विश्व भूगोल से प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में। मेंस में यह थोड़ा सा बदला हुआ नजर आता है, और यहां पर भारत और विश्व पर ज्यादा फोकस थोड़ा करने की जरूरत पड़ती है। उसके पीछे भी 2 वजह है कि क्यों भारत पर और विश्व पर फोकस ज्यादा करना है। राजस्थान के जब आप पेपर देखेंगे तो इसके पेपर में कई प्रश्न ऐसे हैं जो बड़े शानदार किस्म के प्रश्न हैं, और उनका लेवल यूपीएससी से किसी भी मायने में कम नहीं है। यूपीएससी के समकक्ष, समानांतर, या कहीं कहीं एकाध प्रश्नों में तो मैं ये कह सकता हूं कि यूपीएससी से भी एक कदम आगे के स्टैंडर्ड का प्रश्न है राजस्थान के मेंस में जो पूछे गए। तो वो सारे प्रश्न संकल्पनाओं पर आधारित हैं, कंसेप्ट पर आधारित हैं, एनालिसिस पे आधारित हैं, या विश्लेषण पर आधारित हैं। तो वैसे संकल्पनाओं को विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम लोग इस थ्योरेटिकल पोर्शन को, विश्व और भारत के भूगोल को पढ़ें। पहला कारण तो ये है कि क्यों फोकस करना चाहिए, और दूसरा कारण ये है कि स्टूडेंट अपनी तैयारी के दौरान प्रीलिम्स की परीक्षा में ही राजस्थान का भूगोल पर्याप्त रूप से पढ़ लेते हैं, और विश्व और भारत को थोड़ा सा दरकिनार करके देखते हैं, किनारे करके देखते हैं। तो उसकी भरपाई करने के लिए भी मेंस के समय इन दोनों पर फोकस करना जरूरी है। राजस्थान के कुछ करंट अफेयर्स या उससे रिलेटेड कुछ पक्षों को देख लेना जरूरी होता है। देखिए, पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग, यह जो प्रश्न पत्र है आपका, यह सेकंड पेपर का हिस्सा है, जिसकी 3rd इकाई है ये पृथ्वी विज्ञान, या इसको पृथ्वी विज्ञान से बेहतर शब्द है भू विज्ञान कहना। अर्थ साइंस इसको कहा जाता है, अर्थ साइंस। अर्थ साइंस में भूगोल और भू विज्ञान दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, अर्थ साइंस में जियोलॉजी को भी और जियोग्राफी को भी शामिल किया गया है। जियोलॉजी को भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है। अब पेपर सेकंड, यूनिट 3rd, और इसमें भी 3 सेक्शन है, खंड। सेक्शन ए या सेक्शन अ इसको कहते हैं ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अ, ब और स 3 खंड हैं। उन तीनों खंडों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले खंड में विश्व का भूगोल रखा हुआ है, दूसरे में भारत का भूगोल रखा हुआ है, और तीसरे में राजस्थान के भूगोल की चर्चा की गई। तो विश्व के भूगोल के अंतर्गत पढ़ना क्या है? पहली बात, पृथ्वी की संरचना एवं भूवैज्ञानिक समय सारणी, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का मतलब हुआ, यहां पर 2 तरह की बातें। एक तो पृथ्वी की संरचना का मतलब है कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है,
पृथ्वी कई तहों से मिलकर बनी हुई है, यह आपको पता होता है। जैसे कि आंतरिक कोर है, बाहरी कोर है, निचला मेंटल है, ऊपरी मेंटल है, और निचला क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट है। इसको कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इस संरचना को समझना है। इस संरचना को फिर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल और गंभीर मंडल। इन सब नामों से इसको जाना जाता है। इन दोनों के बीच में समानता क्या है, इन दोनों की विशेषताएं क्या हैं, इन सब की भिन्नताएं क्या हैं, ये जो ऊपर का क्रस्ट है नीचे के क्रस्ट से कैसे अलग है, मेंटल और कोर में क्या क्या अंतर या समानता पाई जाती है, यह स्ट्रक्चर होता है। इनका विस्तार कहां तक है, इनमें चट्टानों की संरचना कैसी है, इत्यादि इत्यादि बातों की चर्चा करनी होती। फिर एक पक्ष इसका, इस संरचना का, यह भी आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि पृथ्वी कई मंडलों से मिलकर बनी होती है, जैसे स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जैव मंडल, हिम मंडल इत्यादि इत्यादि मंडल से मिलकर पृथ्वी की रचना हुई। तो उन सबको समझना है। प्लस दूसरा है भूवैज्ञानिक समय सारणी। भूवैज्ञानिक समय सारणी का मतलब यह होता है कि अगर पृथ्वी का जन्म आज से 4.5 अरब साल पहले हुआ है, तो उस 4.5 अरब साल के विकास यात्रा में पृथ्वी की उपलब्धियां क्या क्या रही। 4.5 अरब साल पुरानी पृथ्वी और आज की पृथ्वी में अगर तुलना करें तो बहुत सारा अंतर पाया जाता है, ठीक है ना। एक जो बच्चा पैदा हुआ और एक जब वो मरने के कगार पे बच्चा पहुंच गया, तो पैदा होने से लेकर मरने के कगार तक पहुंचने के बीच में एक लंबी यात्रा रही होगी। उस लंबी यात्रा का वर्णन अगर हम समयानुसार करें कि इन्होंने 10 साल की उम्र तक ये किया, 15 तक ये किया, 25 तक ये किया, 35 तक ये किया, 55 तक ये किया, 60 तक ये किया, 75 तक ये किया, 80 तक ये किया और 90 साल में ऐसे। तो जब हम उम्र वाइज बांट के, उम्र के अनुसार बांट के अगर हम वर्णन करते हैं किसी यात्रा का, किसी विकास का, किसी सफर का, उसको कहते हैं हम लोग समय सारणी, अगर विशेष रूप से पृथ्वी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी 4.5 अरब साल पहले पैदा हुई, उसका जन्म हुआ, तब से लेकर पृथ्वी में लगातार बदलाव आते चले गए। जिससे पहले गर्म थी, फिर ठंडी हुई, फिर सिकुड़ गई, कभी पर्वत बने, कभी पठार बने, कभी कोई जीव आया, कभी चला गया, फिर दूसरा आया, फिर चला गया, कभी टेम्परेचर कम हुआ पृथ्वी का, कभी बढ़ गया। कई तरह की घटनाओं से पृथ्वी गुजरी, अभी भी गुजर रही है, अभी भी कई परिस्थितियों से होकर गुजर रही है। उन सबको जब हम एक सिस्टमाइज तरीके से पढ़ते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ते हैं, उनको एक सीक्वेंशियल मैनर में पढ़ते हैं, उसी को कहते हैं भूगर्भिक समय सारणी या भूवैज्ञानिक समय सारणी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जैसे आपने नाम सुना होगा कार्बोनिफेरस का, आपने नाम सुना होगा प्रीकैम्ब्रियन का, आपने नाम सुना होगा होलोसिन का। अब उसी में एक नाम आ जाता है मेघालयन एज, नॉर्थ ग्रिपियन एज, ग्रीनलैंडियन एज। इसको पढ़ना होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऐसा टॉपिक है जहां हर साल राजस्थान के मेंस में 1 या 2 प्रश्न पूछे जरूर गए हैं मेंस में, इसलिए बहुत ही क्रूशियल पार्ट हो जाता है। इसलिए विश्व का भूगोल पढ़ना यहां पर जरूरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। दूसरा बिंदु है प्रमुख भूभौतिक आकृतियां, ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, जिसमें पर्वत पढ़ने हैं, पठार पढ़ना है, मैदान पढ़ना है, मरुस्थल पढ़ना है। तो विश्व भर में जो पर्वत पाए जाते हैं, कितने तरह के पर्वत होते हैं, कौन कौन से पर्वत कहां पर अवस्थित हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं अगर कुछ हैं तो, पठार क्या होते हैं, जैसे ये पर्वत हो गया, ये पठार हो गया और ये मैदान हो गया, ठीक है। तो ये जो पर्वत होते हैं ये एक ही तरह के नहीं होते, कई तरह के होते हैं। इसी तरीके से हो सकता है कि 2 पर्वतों के बीच में कोई पठार आ गया हो, तो पठार भी कई तरह के हो जाते हैं। दुनिया में कौन कौन से पठार हैं, है ना। तो उन सब पठारों को एटलस के माध्यम से उनके लोकेशन को समझना जरूरी है, पर्वतों के उनको उत्पत्ति के समझना जरूरी है, मैदान की विशेषताओं को समझना जरूरी है, विश्व के कौन कौन से प्रमुख मैदान हैं। ये आपके प्रीलिम्स में भी हालांकि पढ़ना होता है, तो प्रीलिम्स में उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और मेंस में थोड़ा सा एलोबरेशन चाहिए होता है, उस पर टिक्का टिप्पणी करने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये आप अमूमन प्रीलिम्स में पढ़ ही लेते हैं, फिर भी
ये टॉपिक है। तीसरा है भूकंप एवं ज्वालामुखी, उनके प्रकार, उनका वितरण और उनका प्रभाव। ये बहुत ही डिटेल से पढ़ना है, बहुत ही डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि इनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे ज्वालामुखी आपने पूरा पढ़ लिया विस्तार से और आपसे पूछा गया क्रेटर झील क्या होता है। क्रेटर झील ज्वालामुखी से बनने वाली एक प्रकार की स्थलाकृति है। तो जब क्रेटर झील पूछा जा रहा है आपसे, तो अगली बार कुछ और स्थलाकृति के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब कि ज्वालामुखी की प्रक्रिया से लेकर, ज्वालामुखी की शुरुआत से लेकर उनके प्रभाव तक की यात्रा करनी होगी। क्या होती है ज्वालामुखी, कितने तरह की होती है तो क्या होता है, इनका डिवीजन कैसे किया जाता है, इनका वर्गीकरण जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं कैसे किया गया है, इनका प्रभाव क्या होता है, कहां कहां पर किस किस तरह की ज्वालामुखी पाई जाती है, इत्यादि इत्यादि बातें आपको जाननी। ऐसे भूकंप के बारे में, भारत के लिए तो ज्वालामुखी उतनी आवश्यक नहीं है, फिर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और भारत के लिए भूकंप तो बहुत जरूरी है, हर जगह भूकंप आता रहता है। तो भूकंप के बारे में भी उनके सैद्धांतिक पहलुओं की चर्चा विश्व के भूगोल के अंतर्गत करनी पड़ती है। सिलेबस की यही मंशा है, नियत। फिर अगला है प्रमुख भू राजनीतिक समस्याएं। अब देखो, भू राजनीतिक समस्याएं का मतलब होता है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज का मतलब होता है, यह आपके पेपर में पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन के रूप में भी यही पढ़ना है कि भारत का पड़ोसियों के साथ कैसा संबंध चल रहा है, भारत का नेपाल के साथ इस समय क्या व्यवहार है, चाइना और भारत के रिलेशन इस समय कैसे हैं, भारत और यूएसएसआर अब तो रहा नहीं, लेकिन भारत और रूस के बीच का रिलेशन कैसा है, यह जानना जरूरी हो जाता है। इसको कहते हैं जियोपॉलिटिकल इश्यूज। और जियोपॉलिटिकल इशू यहां भी पढ़ना है, भूगोल में भी और आईआर में भी। तो कहीं पर भी, दोनों पेपर में से कहीं पर भी आप इसको कवर कर सकते हैं। यह भारत की एक तरह से विदेशी नीति की समझ आपसे पूछी गई। और चौथा जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, वह है प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे, मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज। अब मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा पर्यावरण ही आपको पढ़ना है। पर्यावरण क्या होता है, इसके इश्यूज कैसे कैसे हैं, उन इश्यूज का कारण क्या क्या है। जैसे मान लीजिए कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आपने ले लिया, तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, कितने तरह का होता है, क्यों होता है तो इसका इंपैक्ट क्या है, और इंपैक्ट है तो फिर इसका उपचार क्या है, उपचार में भारत की क्या भूमिका है, विश्व की क्या भूमिका है, आप अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, आपका योगदान क्या हो सकता है, क्या इंटरनेशनल लेवल पर कोई पॉलिसी बनाई गई है पॉल्यूशन से निपटने के लिए, क्या उस अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी के आधार पर भारत में पॉलिसी डेवलप की गई है। इस तरह की बातें हम लोगों को करनी है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग एक पर्यावरणीय इशू है, निर्वनीकरण एक पर्यावरणीय इशू है, मरुस्थलीकरण एक पर्यावरणीय इशू है। इन सब इश्यूज को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लेकर अध्ययन करना होता है, इसी को कहते हैं पर्यावरणीय मुद्दे। इन पर्यावरणीय मुद्दों से ही संबंधित बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता वाला पक्ष भी होता है, तो उसको भी समझना जरूरी होगा। तो यह है विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में आपको मेजरली फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ना है, और फिजिकल ज्योग्राफी में भी मोस्टली जो जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान वाला इशू है, एक वो पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है आपको इन्वायरमेंटल इशू। तो भू आकृति और इन्वायरमेंट दो पक्ष विश्व के भूगोल से तैयार करना है। फिर खंड ब सेक्शन बी में है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में है प्रमुख भौतिक भू आकृतियां, ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, भारत के सभी पर्वत, उनके पठार, मैदान और मरुस्थल, इन सब का अध्ययन करना होता है। तो भारत के मरुस्थल आपको पता है कि एक ही है राजस्थान में, फिर राजस्थान के सिलेबस में भी मरुस्थल पढ़ना है, तो उसको वहीं पर ज्यादा कवर किया जाता है। मैदान आपको पता है कि भारत का एक विशाल मैदान है, फिर तटवर्ती मैदान है, कोस्टल प्लेन्स है। उन कोस्टल प्लेन की क्या क्या विशेषता हो सकती है, इस विशाल मैदान की क्या क्या विशेषता हो सकती है, ये मैदान बने कैसे हैं, इनका डिवीजन कैसे किया जा सकता है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है,
क्यों जरूरी है मैदान हमारे लिए, क्या समस्याएं आ रही है मैदानों में। इस तरह की बातें हम लोगों को भारत के भूगोल के पहले टॉपिक के अंतर्गत करनी होती। फिर है भारत का प्रमुख भू आकृतिक विभाजन, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। अब भारत में पर्वत, पठार, मैदान, झील, झरने, नदियां, ये सब इतनी सारी जब पाई जा रही हैं तो इनके भौतिक लक्षणों के आधार पर भारत को कई कैटेगरी में बांट दिया गया है। जैसे अगर ये मान लीजिए भारत है, अगर इसको मान लेते हैं कि यही हमारा भारत है, ये भारत, तो इस भारत को कई कैटेगरी में, कई ग्रुप में बांट दिया गया है। जैसे कि ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये पर्वतों का हिस्सा है, तो इसको कह दिया गया नंबर 1 पर्वतीय क्षेत्र। इस पर्वत से लेकर कुछ नीचे तक का हिस्सा, यहां तक का ये वाला पूरा का पूरा जो हिस्सा होता है, इसको कहते हैं हम लोग मैदान। तो दूसरा हिस्सा हो गया हमारा मैदान का। तीसरा जो हिस्सा होता है, तीसरे हिस्से को बांट दिया गया है पठार के रूप में। तीसरे हिस्से को बांट दिया गया है पठार के रूप में। चौथे हिस्से को बांट दिया गया है, ये पश्चिमी घाट हो गया आपका और ये पूर्वी घाट हो गया आपका, ये चौथा हिस्सा हो गया ब्लू वाला। और फिर पांचवें हिस्से के रूप में तटवर्ती मैदानों को ले लिया जाता है। ये पूरा का पूरा जो इलाका आपको दिख रहा है, ये तटवर्ती मैदान हो जाता है पांचवा हिस्सा। और फिर भारत के कुछ द्वीप समूह हैं, उनको कहा जाता है छठवां हिस्सा। तो वही भारत का प्रमुख भू आकृतिक विभाजन आपसे पूछा गया है। इन पहाड़ों की क्या विशेषताएं हैं, इन पठारों की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, मतलब कि भारत को अगर हम लोग पर्वतीय क्षेत्र के रूप में डिवाइड करें तो उस पर्वतीय क्षेत्र की क्या विशेषता हो जाती है, मैदानी क्षेत्र की क्या विशेषता हो जाती है, ये प्रायद्वीपीय भारत की क्या विशेषता है, और तटवर्ती मैदान और तटीय मैदान की क्या क्या विशेषता हो जाएगी, द्वीपों की विशेषता क्या हो जाएगी, कोई जल संधि है तो कैसी है, कोई झील है तो कैसी है। यही सारी बातें हम लोगों को भारत के भूगोल के बारे में डिटेल से पढ़ना होता है। तो दूसरा टॉपिक हो गया ये। तीसरा है प्रमुख नदियां, इसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, भाई भारत में बारिश होती है तो भारत में बारिश का पानी बहता किस रूप में है, बहता होगा ना पानी। तो पानी के बहने का जो तंत्र है, सिस्टम है, उसी को कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम, जो नदियों के रूप में होता है। तो भारत की कई सारी प्रमुख नदियां हैं। अब इन नदियों को कई आधार पर बांटा जाता है। एक वे नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, एक वे नदियां जो प्रायद्वीप से निकलती हैं, एक वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाके अपना पानी गिराती हैं इस तरफ, एक वे नदियां जो अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं इस तरफ। फिर कुछ नदियां इसमें से पूर्ववर्ती नदी होती है, कुछ अनुवर्ती नदी होती है। ये सब नदियों के प्रकार हैं, कुछ इनकी संरचनाएं हैं। फिर इनके समक्ष जो भारत सरकार की पॉलिसी हो सकती है, जैसे कि एक नदी जोड़ो परियोजना है, भारत सरकार की पॉलिसी है, तो उस नदी जोड़ो परियोजना के क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकती है, यहां तक, इस तह तक जाकर पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है नदियों के बारे में। तो ये तीसरा टॉपिक आपका हो जाता है रिवर सिस्टम के बारे में। जब रिवर सिस्टम पढ़ लेंगे हम लोग, तो फिर उसके बाद जलवायु पढ़ना है। और जलवायु में देखिए कितनी शानदार चीज दी हुई है। पहले तो मानसून की उत्पत्ति पढ़ना है, कैसे मानसून आता है, जलवायविक विशेषताएं, भारत के जो क्लाइमेटिक फीचर्स हैं या क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी विशेषताएं। जैसे मानसून आ गया तो सर्दियों में इसका क्या स्वरूप है, गर्मी में भारत में जलवायु की स्थिति क्या होती है, बरसात में या वर्षा ऋतु में भारत की जलवायु की विशेषता किस रूप से परिवर्तित होती है या सेम बनी रहती है, शरद ऋतु क्या होती है, और जो हम लोग हेमंत, शिशिर, बसंत ये सब करते रहते हैं, क्या ये सब वास्तव में मौसम है भी भारत के, या यूं ही करते रहते हैं, बचपन से सुन रहे हैं। तो जलवायु विशेषताएं हो गई। फिर कहां पर कैसे वर्षा होती है, कितनी वर्षा होती है, ज्यादा वर्षा कहां होती है, मध्यम वर्षा कहां होती है, कम वर्षा कहां होती है, यह देखना है। और फिर भारत के जलवायु प्रदेश की बात करनी है। अब यह ध्यान रखिएगा कि विश्व के भूगोल में कहीं पर भी जलवायु की चर्चा नहीं की गई है, कहीं पर भी जलवायु की चर्चा नहीं की गई। भारत के भूगोल में जलवायु की चर्चा की गई है, उसमें केवल मानसून लिखा हुआ है।
जबकि मॉनसून बनने के लिए प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड, विंड सिस्टम, जेट स्ट्रीम, सब कुछ जानना जरूरी होता है। तो मॉनसून पढ़ने से पहले हमें उस थ्योरी के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेना चाहिए। प्रेशर सिस्टम कैसे काम करता है, विंड सिस्टम कैसे काम करता है, ताकि हम अपनी बात मॉनसून के समय फ्लुएंटली कर सकें, फ्लॉलेस कर सकें और लगातार कर सकें और मॉनसून हमारे समझ में आ भी जाए। मॉनसून बहुत क्रुशियल पार्ट है। जब जलवायु प्रदेश की बात करते हैं तो जलवायु प्रदेश की वर्षा और टेम्परेचर के आधार पर भारत को कई भागों में बांटा गया है। अब इस विभाजन में कई लोगों का अपना योगदान है, जिसमें सबसे प्रमुख है कोपेन साहब, और सामान्य रूप से विद्यार्थी कोपेन का वर्गीकरण ही पढ़ते हैं। जलवायु वर्गीकरण में एक सामान्य वर्गीकरण होता है, मॉनसूनी प्रकार की जलवायु, सवाना प्रकार की जलवायु, पर्वतीय प्रकार की जलवायु, टुंड्रा प्रकार की जलवायु। कोपेन ने इसको अलग अलग लेटर से डिनोट किया है। तो भारत में कोपेन के अनुसार कौन कौन से जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता हो जाती है, कोपेन के वर्गीकरण में जो अलग अलग लेटर प्रयोग में लाए गए हैं उनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है या उनका क्या क्या सिंबॉलिक मीनिंग होते हैं, वो सब जानना होता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा, ये भारत है, भारत का मान लेते हैं मैप है, इसी को साफ सुथरा कर लेते हैं। मान लीजिए कि यही मैप। अब इस मैप में मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इसको कह दिया उन्होंने CWG। अब आपसे दे देगा केवल कि कोपेन के जलवायु प्रदेश में CWG प्रकार के जलवायु की विवेचना कीजिए, इसकी विशेषता बताइए, आपसे पूछ दिया जाएगा। और जरूरी नहीं यही पूछा जाए, इधर की जलवायु का पूछ देगा, इधर की जलवायु का पूछ देगा, इधर की जलवायु का पूछ देगा, इधर की जलवायु का पूछ देगा। तो पूरा जलवायु प्रदेश इसी तरीके से तैयार करके डिटेल में रखना होता है। फिर है नेचुरल रिसोर्सेज, उनके टाइप्स और उनका यूज। और इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को बता दिया है कौन कौन से रिसोर्स पढ़ने हैं आपको। वाटर रिसोर्सेज पढ़ने हैं, जल, जल का मतलब एक तो हो गया नदियां, फिर झील, ग्राउंड वाटर, बस। और समुद्र पढ़ेंगे थोड़ा सा। वन, कितने तरह की वनस्पतियां भारत में पाई जाती हैं, कहां कहां पाई जाती हैं, किन किन कंडीशन में वो सारी वनस्पतियां डेवलप होती हैं, विकसित होती हैं, ठीक है। और मृदा, सॉइल। अब देखो सिलेबस में ना पॉइंट बना के नहीं दिया है, लेकिन पढ़ना सब कुछ। तो भारत का क्या पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, भारत की फिजियोग्राफी पढ़नी है, क्लाइमेट पढ़ना है, सॉइल पढ़ना है, वेजिटेशन पढ़ना है, वाटर रिसोर्सेज पढ़ने हैं, और माइन और मिनरल्स पढ़ना है, चट्टान और खनिज पढ़नी है। शैल का मतलब चट्टान होता है, रॉक्स। भारत में पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों के समकक्ष चट्टानों से लेकर सबसे नई चट्टानें तक पाई जाती हैं। भारत में 4.5 अरब साल के इतिहास से लेकर अब तक की लगभग सारी चट्टानें उपस्थित। तो भारत में चट्टानों की विविधता पाई जाती है। और चूंकि विभिन्न प्रकार के खनिज चट्टानों में पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की चट्टानें भारत में पाई जाती हैं, इसलिए विभिन्न प्रकार के खनिज भी भारत में पाए जाते हैं। तो भारत में सारे खनिज पाए जाते हैं, चाहे वे धात्विक हों, अधात्विक हों, लौह हों, गैर लौह हों, जीवाश्म ईंधन हो, हर तरह के खनिज कमोबेश मात्रा में भारत में उपस्थित पाया जाता है। तो कैसे इसको तैयार करेंगे, क्योंकि एक एक खनिज पर अगर हम लोग ज्यादा समय देंगे तो खनिज ही 6-7 महीना तक लोग पढ़ते रहते हैं। बहुत संक्षेप में वैज्ञानिक तरीके से इसको तैयार करना होता है। खनिज पढ़ना है, फिर जनसंख्या पढ़ना है, पॉपुलेशन पढ़ना है। और पॉपुलेशन के कौन कौन से एस्पेक्ट पढ़ने हैं कि पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या का वितरण, भारत में कहीं ज्यादा लोग रहते हैं, कहीं कम रहते हैं, क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे कुछ थ्योरी है, कुछ सिद्धांत है, उसको समझेंगे। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है, इसका ट्रेंड क्या है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बराबर है, क्या हो रहा है, साक्षरता दर क्या है, और नगर और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या कितनी कितनी किस किस प्रदेश में पाई जाती है। जैसे अभी एक सर्वे आया, उस सर्वे में यह बताया गया है कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अब बढ़ने लगी है, जो कि बहुत राहत भरी खबर है, यह बताया गया। तो लिंगानुपात का ट्रेंड सही में बदल रहा है क्या, सेक्स रेशो हमारा अब ठीक हो रहा है क्या, ये सारी बातें, उसके ठीक होने से क्या प्रभाव पड़ेगा,
खराब होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी बातें हम लोगों को जनसंख्या के टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। तो ये खंड ब भारत का भूगोल है। जो आखिरी खंड है अपने राज्य से रिलेटेड है, राजस्थान के भूगोल से रिलेटेड है। यह देखिए, पहली बात, प्रमुख भौतिक भू आकृतियां, वही राजस्थान के पर्वत, राजस्थान के पठार, उड़िया का पठार, घोराट का पठार, ये सब सुना होगा शायद आपने, है ना। तो ये सारे पठार कहाँ हैं? मैदान, मरुस्थल, नदियां और झील, यानी कि राजस्थान के फिजिकल फीचर, इसको कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, फिजियोग्राफी। राजस्थान का जो ये मैप है, इस मैप के अनुसार राजस्थान को हम लोग कई भागों में बांट देते हैं। अरावली से पश्चिम के एरिया में ये वाला शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश है, यहां पर मरुस्थल पाए जाएंगे, ये मरुस्थल आपका मिलेगा, ठीक है। यह पर्वत हो गया मुख्य रूप से अरावली, और पठारों का संबंध भी अरावली या उसके पूर्वी भाग से है। फिर झीलें, राजस्थान में आर्टिफिशियल झीलें भी बहुत पाई जाती हैं, नेचुरल झीलें भी बहुत पाई जाती हैं। नक्की झील है, सांबर झील है, जयसमंद, फतेह सागर, बहुत सारी झीलें हैं जो राजस्थान में पाई जाती हैं। तो उन झीलों का लोकेशन दरअसल दिखता है, उन झीलों की कुछ कुछ विशेषताएं अगर होंगी कोई ऐसी बात तो उनकी देखना। नदियां बहती हैं, जैसे यहां पर लूनी नदी बह रही है, इधर से चंबल, ब्यास जैसी कुछ कुछ नदियां बह रही होंगी, उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी नदी कहां बहती है, उन पर कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि बातें पढ़नी। फिर राजस्थान की जलवायु पढ़नी है और इनका वर्गीकरण, वही कि राजस्थान की जलवायु को अगर हम कोपेन के आधार पर वर्गीकृत करें तो कौन कौन से कैटेगरी बनती है? शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, उपार्द्र, अति आर्द्र, कई तरह के जलवायु प्रदेश हैं। उन प्रदेशों की विशेषता, उनका रीजन और उनमें मौसम संबंधी विशेषताओं को देखना होता है। तो राजस्थान के फिजिकल, फिजियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, राजस्थान का क्लाइमेट, वेजिटेशन पढ़ना है, राजस्थान में कौन कौन सी वनस्पति, किस किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कृषि और प्रमुख फसलें दी हुई हैं, लेकिन प्रमुख फसलों का यहां पर नाम नहीं दिया हुआ है, जबकि प्रीलिम्स में प्रमुख फसलों का नाम भी दिया हुआ है। तो उसे प्रीलिम्स को ही आधार बना के यहां पर भी प्रमुख फसलों का जिक्र किया जा सकता है। और फसलों का उत्पादन और वितरण, पहली बात की किस फसल के लिए कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, दूसरा उनके उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला आगे है, पीछे है, और ये सारी बातें लगभग ये वाली आपने प्रीलिम्स में पहले ही पढ़ रखी। इसलिए इधर बहुत ज्यादा मेंस के टाइम पे फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत अच्छे से आपकी प्रीलिम्स के टाइम पे ही तैयारी हो जाती। इसके आगे क्या पढ़ना है भाई? मिनरल पढ़ना है, माइंस और मिनरल पढ़ने हैं, मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स, धात्विक जिसमें धातु पाए जाते हैं, अधात्विक जिसमें धातु नहीं पाए जाते हैं, उनके प्रकार, उनका वितरण और उनका औद्योगिक उपयोग, ये वाला इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक उपयोग। जैसे कि सीसा का औद्योगिक उपयोग क्या है, जैसे कि जिप्सम का औद्योगिक उपयोग क्या है, किस इंडस्ट्री में ये यूज किया जाता है, इस सब को, और उस पर आधारित इंडस्ट्री कहां कहां है, ये सब पढ़ना है। फिर एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ने हैं राजस्थान के संसाधन के संदर्भ में, जो कि कन्वेंशनल यानी कि जिनको हम परंपरागत रूप से यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि इत्यादि, और नॉन कन्वेंशनल जो हमारे लिए अभी नए नए प्रकार हैं ऊर्जा के उत्पादन के, जैसे नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि इत्यादि, नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी के रिसोर्स हैं। और इसमें राजस्थान की क्या भूमिका है, राजस्थान कहां खड़ा है, राजस्थान की इससे संबंधित नीतियां क्या है, इसमें इसका योगदान क्या है, देश में इसकी पोजीशन क्या है, ये सारे पक्षों को समझना होता है। फिर राजस्थान की जनांकीय विशेषताएं और प्रमुख जनजातियां, और प्रमुख जनजातियों से हमने देखा है कि 3-4 जनजातियां अगर आप ठीक से तैयार कर लेते हैं, जैसे भील है, मीना है, सहरिया है, तो इन सब को अगर आप ठीक से तैयार कर लेते हैं तो आपके जनजाति वाला पक्ष कवर हो जाता है। भाई वो कहाँ रहते हैं, क्या उनकी विशेषता है, धर्म क्या है, समाज कैसा है, अर्थव्यवस्था कैसी है, ये तमाम बातें उनके बारे में पढ़ना लिखना होता है। फिर राजस्थान की बायोडायवर्सिटी, वन्य जीव, उनका संरक्षण और उनकी बायोडायवर्सिटी, चुनौतियां और संरक्षण, ये पढ़ना है। राजस्थान में कुछ नेशनल पार्क होंगे, कुछ कंजर्वेशन एरिया होंगे, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी, तो कहाँ है, फिर उसका कंसेप्ट समझना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होते हैं,
यानी कि यह भी जुड़ा हुआ है किससे, यह इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ पक्ष है, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ ये पहलू हो जाता है। फिर ये वाला एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, यूनेस्को की भू पार्क एवं भू धरोहर स्थल, कंसेप्ट ऑफ यूनेस्को जियो पार्क्स। तो क्या एक भी जियो पार्क यूनेस्को का भारत में है, ये देखना है, और है तो राजस्थान में है क्या, ये देखना है, नहीं है तो फिर उसकी संभावना है क्या राजस्थान में। तो इनकी पहले तो कंसेप्ट पढ़ना है कि ये सब होते क्या है, हेरिटेज साइट क्या होता है, जियो पार्क क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, और राजस्थान में क्या पोटेंशियल है, कहां कहां ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में जियो पार्क डेवलप किया जा सकता है, हेरिटेज साइट्स डेवलप किए जा सकते हैं, ये राजस्थान के संदर्भ में देखना होगा। तो पहले इस कंसेप्ट को पढ़ना है, कहां से आया, क्यों आया, क्या बैकग्राउंड है, क्या डिमांड है इसकी, और उस डिमांड को भारत पूरा कर पाता है क्या, राजस्थान पूरा कर पाता है क्या, और कर पाता है तो कहां कहां ये पूरा कर पाता है, इस तरीके से इसको पढ़ना लिखना होता है। और फिर है प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे। तो पर्यावरण शब्द या बायोडाइवर्सिटी 3 बार आया, एक विश्व के भूगोल में आया और 2 बार राजस्थान में आया। तो पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी को डिटेल में पढ़ना है, इन्वायरमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, उसके समस्या क्या है, समाधान क्या है, उससे रिलेटेड पॉलिसी क्या है, ये तमाम तरह की बातें, यही हमारा मेंस का सिलेबस हमसे अपेक्षा करता है, हमसे डिमांड करता है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, बुक्स की अगर हम लोग बात करें, अगर आप पढ़ना चाहें कोई किताब तो मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और फिर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान या राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान के भूगोल पर आने से पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मोटे तौर पर क्या क्या पढ़ना था, मोटे तौर पर पढ़ना था फिजिकल, और फिजिकल में भी क्या, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी 11th क्लास का पढ़ सकते हैं, उसका एक यूनिट ही है स्थल मंडल करके, है ना, लिथोस्फेयर करके, उस यूनिट को आप ठीक से पढ़ लीजिए, प्लस एटलस, एटलस से आपको पर्वत पठार मैदान ये सब मिल जाएंगे। जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, उस इश्यूज को पढ़ने के लिए आपको करेंट से अपडेट रहना पड़ेगा, समसामयिकी खबरों से अपडेट रखना पड़ेगा, अखबार पढ़ना पड़ेगा, मैगजीन पढ़ना पड़ेगा, जो यहां भी काम आएगा, इंटरनेशनल रिलेशन में भी काम आएगा। तो केवल एक बुक और उसके 1-2 चैप्टर, 1-2 टॉपिक। अब इसमें क्लाइमेटोलॉजी भी दिया है एनसीईआरटी में, उसको नहीं पढ़ना है। इसमें आपका ओशियोनोलॉजी भी दिया हुआ है, समुद्र विज्ञान, उसको भी नहीं पढ़ना है। क्यों, क्योंकि सिलेबस में हमारे है ही नहीं, तो सिलेबस में ये है, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा है भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल के लिए भी एनसीईआरटी आती है, एनसीईआरटी 11th क्लास का सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है। 11th क्लास की एनसीईआरटी के 2 पार्ट हैं, एक विश्व का फिजिकल कंसेप्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी या फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और एक भारत का भौतिक परिचय करके आता है, तो उसको आप पढ़ लीजिए। तो दोनों फिजिकल ज्योग्राफी की किताब खरीद के आपको पढ़ लेनी चाहिए। राजस्थान के भूगोल के लिए बड़ी पॉपुलर किताब है डॉक्टर एच.एम. सक्सेना, हरि मोहन सक्सेना जी की, जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी से मेरे ख्याल से ये आती है। एच.एम. सक्सेना जी की किताब है, राजस्थान के भूगोल के नाम से आती है। और एक किताब आती है डॉक्टर L.R. भल्ला, 2 किताबें। तो ये तो आपका स्टडी मटेरियल है जो आपको पढ़ना चाहिए।
अब इसमें कौन से किताब से कौन सा टॉपिक पढ़ें, कितनी इंटेंसिटी से पढ़ें, कितनी गहराई से पढ़ें, किसको छोड़ें, किसको पकड़ें, इन सब में दिमाग लगाने के बाद दृष्टि पब्लिकेशन ने भारत विश्व एवं राजस्थान का भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के नाम से एक किताब पब्लिश किया है। इन सब के संगम से, या तो इन सब किताबों को खरीदिए आप, उसमें से छाटिए क्या पढ़ने लायक है, क्या छोड़ने लायक है, क्या पकड़ने लायक है, किसको कितना पढ़ना है, ये सब कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, कर लीजिए। और आपकी इस अनप्रोडक्टिव मेहनत को जो काटने छाटने में आप लगाते, उन सब मेहनत को दृष्टि की टीम ने करके एक किताब की शक्ल में आपके सामने प्रस्तुत किया है अपने पब्लिकेशन से। तो वह किताब भी बड़ी शानदार किताब, अभी उसके टक्कर की कोई किताब एक साथ जो कि भारत विश्व और राजस्थान के तीनों भूगोल का अध्ययन आपको करवा दे, ऐसी कोई किताब अभी मतलब मुझे तो नहीं दिखी है। बाकी आपको अगर दिखती है तो आप उससे बेहतर अगर कुछ लगता है तो पढ़ लीजिए। तो स्टडी मटेरियल के नाम पर इतनी सारी चीजें, प्लस क्लास अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने से भी पढ़ सकते हैं इसको। न्यूज़पेपर आवश्यक रूप से पढ़िए, मैगजीन जरूर पढ़िए, करंट की खबरों से अपने आप को अपडेट रखिए। योजना, कुरुक्षेत्र जैसे मैगजीन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, और नहीं पढ़ना चाहें तो आप एक करंट की मैगजीन कम से कम हर महीने जो आती है उसको जरूर फॉलो कीजिए। तो यह है मेंस का सिलेबस, यही डिस्कस करने के लिए हम लोग आपसे मुखातिब हुए थे। उम्मीद है कि आपको कुछ जरूर फायदा मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।